वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने स्टैटिक्स के बारे में 2 क्लासों में मैंने आपको बेसिक बता दिया था और कुछ सवाल भी लगभग मैंने करवा दिए थे एग्जाम्पल के रूप में। आज हम एग्ज़ाम में किस टाइप से सवाल आते हैं तो वो लेके आए हैं और कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। पहले जो मैंने पहले पढ़ाया था, मैंने आपको बारंबारता के बारे में पढ़ा दिया है और अपवर्ज्य और समावेशी बारंबारता क्या होती है वो पढ़ा दिया था और कुछ बाकी तो रहा था नहीं, सभी बेसिक मैंने पहले वाली क्लासों में बता दिए। आज हम सवाल करवाएंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। बारंबारता बंटन सारणी मैंने आपको बता दी थी। बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो अपवर्ज्य बारंबारता, वो तो हो गया था। जैसे बारंबारता बंटन है वो एक तो सतत होती है और एक असतत होती है। एक कौन सी होती है? एक सतत और दूसरी होती है असतत। असतत सतत सारणी को हम क्या कहते हैं? असतत सारणी को हम असमूहित भी कहते हैं और फिर इसे सतत, असमूहित और खंडित, और इसे हम खंडित भी कहते हैं। और असतत को हम क्या कहते हैं? असतत को हम समूहित भी कहते हैं और समूहित के बाद अखंडित भी कहते हैं। अखंडित भी कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने जितने भी सारणी, अपवर्ज्य सारणी बनती थी, समावेशी सारणी बनती थी और असतत की जो बारंबारता सारणी बनती थी वो मैंने पहले वाली क्लासों में आपको बता दिया है। जो सतत की सारणी बनती थी वो कैसे बनती थी? एक तरफ तो प्रेक्षण होता था और दूसरी तरफ बारंबारता होती थी। बारंबारता, प्रेक्षण को हम एक्स से दर्शाते हैं, प्रेक्षण को हम एक्स से दर्शाते हैं और बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं। अब प्रेक्षण, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लो, इसको बीच में लाइन खींच लेते हैं। ये प्रेक्षण कुछ भी हम मान लेते हैं। ये 5 है, 4 है और 6 है, इस टाइप से है। और बारंबारता मान लेते ये 3 है, ये 7 है और ये 2 है। तो इस तरह से सतत की सारणी बनती है। प्रेक्षण की सारणी इस तरह से बनती है। ये सतत रूप में किस तरह से सारणी बनती है? तो प्रेक्षण एक तरफ लिखा जाता है और दूसरी तरफ बारंबारता लिखा जाता है। प्रेक्षण को हम एक्स से दर्शाते हैं और बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं। जो असतत की सारणी बनती है वो किस टाइप से बनती है? ये 2 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये सारणी है वो, ये तो असतत की है और ये सतत की है। ये असतत, ये गलत लिख लिया। ये तो सतत है और ये असतत है। ये असतत को हम असमूहित भी बोलते हैं और इसको खंडित बोलते हैं। और ये सतत को हम समूहित बोलते हैं और इसको अखंडित बोलते हैं। असतत की जो सारणी बनती है वो इस तरह से बनती है और सतत की जो सारणी बनती है, सतत 2 टाइप्स का होता है। पहला है अपवर्ज्य बारंबारता और दूसरा है समावेशी बारंबारता। सारणी किस टाइप से बनती है आपको ध्यानपूर्वक सारणी बनानी है। कुछ आपके साथ गड़बड़ भी हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा कि अपवर्ज्य की सारणी किस तरह से बनती है, समावेशी की किस तरह से बनती है और जो असतत की सारणी बनती है वो किस तरह से बनती है। जो अपवर्ज्य की और समावेशी की सारणी बनती है उसमें अंतराल होता है। जैसे 0 से 10 का ले लो, 10 से 20 का ले लो, 20 से 30 का ले लो। इस तरह से इसमें अपवर्ज्य और समावेशी में अंतराल होता है और जो असतत सारणी बनती है उसमें अंतराल नहीं होता है। डायरेक्ट प्रेक्षण लिखा जाता है और बारंबारता लिखी जाती है। ये आपको समझ में आ गया। जो कल की और परसों की क्लासें हुई थी हमारी, वो भी हमारे स्टैटिक्स की ही क्लासें थी और उसमें मैंने सब कुछ बेसिक बता दिया था। अब अपवर्ज्य की सारणी फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं। दूसरे पेन से मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये वर्ग, एक तरफ तो वर्ग अंतराल लिखते हैं और दूसरी तरफ बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता वर्ग के से, जैसे ये तो प्रेक्षण मैंने डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे अंतराल लिखा जाता है। जैसे 0 से 10 का अंतराल, 10 से 20 का अंतराल और 20 से 30 का अंतराल। इस तरह से अपवर्ज्य में अंतराल होता है। 0 से 10 का अंतराल, फिर जो उच्चतम सीमा है वहीं से शुरू होता है। 10 से 20 का अंतराल, फिर यहाँ से पे उच्चतम सीमा कौन सी? 20 है, तो 20 से 30 का अंतराल ये। और बारंबारता एग्जाम्पल के लिए कोई भी अपन समझ लेते हैं, 5,
7, 10 ऐसे कुछ भी समझ लो। तो ये, लेकिन इसमें अपवर्ज्य में जो वर्ग अंतराल बनता है वो किस टाइप से बनता है, और असतत में वर्ग अंतराल किस टाइप से बनता है, और समावेशी में वर्ग अंतराल किस टाइप से बनता है, वो आपके लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। अपवर्ज्य में जो वर्ग अंतराल बनता है 0 से 10, फिर 10 से ही शुरू होगा, क्योंकि जो उच्चतम सीमा होती है वहाँ से ही शुरू होगा। 10 से 20, फिर 20, ये उच्चतम सीमा 20 आ गई, फिर 20 से 30। और यहाँ पे क्या होता है, जो उच्चतम सीमा है वो नहीं गिनी जाती, ओनली फॉर निम्नतम सीमा गिनी जाती है। और समावेशी बारंबारता की सारणी किस टाइप से बनेगी, एक तरफ वर्ग ले लो और दूसरी तरफ बारंबारता। वर्ग जैसे यहाँ पे वर्ग बनेगा वो 0 से 10 का, फिर यहाँ पे 10 से शुरू नहीं होगा, समावेशी में वर्ग 10 से शुरू नहीं होगा। अब इससे अगला अंक कौन सा होता है, 11, तो 11 से 20 का, फिर 20 से शुरू नहीं होगा, इससे अगला अंक कौन सा, 21 से 30 का। तो इस तरह से एक वर्ग अंतराल बनता है। इसमें बारंबारता जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 6, 7, 5 ऐसे वर्ग अंतराल ले लो। तो ये मैंने जो बेसिक बातें आज के जो मैं सवाल लाया उसमें काम आने वाली जो बेसिक बातें उसको मैंने आपको बता दिया। एक बार इसको वापस समझिए। बारंबारता बंटन, पहला असतत, असमूहित और खंडित। ये असमूहित को ही हम असतत बोलते हैं और असतत को ही हम खंडित बोलते हैं, और सतत को हम समूहित बोलते हैं और समूहित को ही हम अखंडित बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, ये आप याद रखना। कभी थ्योरी के पार्ट से भी सवाल उठा के पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए। असतत को हम असमूहित बोलते हैं और असमूहित को ही हम खंडित बोलते हैं। इसकी जो सारणी बनेगी, प्रेक्षण डायरेक्ट इस टाइप से लिखा जाता है और बारंबारता इस टाइप से लिखी जाती है। अखंडित में अपवर्जी बारंबारता बनती है और समावेशी बारंबारता बनती है। अपवर्जी में कहाँ से कहाँ तक प्रेक्षण लिए जाते हैं, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, जो उच्चतम सीमा है वहाँ से ही शुरू होता है। उच्चतम सीमा कौन सी है, 10 है, तो 10 से ही शुरू होगा, 10 से 20, फिर वहाँ यहाँ पे उच्चतम सीमा 20 है तो 20 से 30। इस टाइप से यह वर्ग अंतराल बनेगा। समावेशी में कैसे वर्ग अंतराल बनेगा, 0 से 10, फिर इससे अगला अंक लेके 11 से 20, फिर इससे अगला अंक 21 से 30, इस तरह से वर्ग अंतराल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है, यहाँ पे जो अधिकतम सीमा है उसे नहीं गिना जाता है, ओनली फॉर निम्नतम सीमा है उसे गिना जाता है। और यहाँ पे जो अधिकतम है उसे भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो, लेकिन यहाँ पे 10 है नहीं, तो यहाँ पे 10 भी गिना जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। हम जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में सवाल को करना है। अब हम सवाल पे चलते हैं। अब सवाल देखिए, जैसे कि ये हमारे सवाल है कि एक विद्यालय के 35 छात्रों के गणित में निम्न प्राप्तांक है, इनके आधार पर एक खंडित आवृत्ति बंटन बनाई है। यहाँ पे हमें खंडित आवृत्ति बंटन बनाना है। तो खंडित आवृत्ति बंटन हम किस टाइप से बनाते हैं, यह सब कुछ मैंने बेसिक क्लासों में बता दिया है। तो यहाँ पे आप खुद बताइए, यहाँ पे खंडित आवृत्ति बंटन किस टाइप से बनेगा। एक तरफ हम प्रेक्षण लिखेंगे, दूसरी तरफ बारंबारता लिखेंगे, और तीसरी तरफ उसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं ये लिखेंगे। जैसे एक तरफ से प्रेक्षण लिख लो, यहाँ पे मैं प्रेक्षण लिख लेता हूँ, और दूसरी तरफ बारंबारता। अब प्रेक्षण यहाँ पे कहा सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक मुझे 30 दिख रहा है, तो 30 से शुरू होगा। 30 कितनी बार आ रहा है वो देखो, 30 कितनी बार आ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 30 केवल 2 बार आ रहा है, तो बारंबारता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 30 से छोटा थोड़ा बड़ा अंक कौन सा है, 32 है, तो 32 को ले लो। 32 कितनी बार आ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 3 बार 32 आ रहा है, तो बारंबारता 3 आ गया। अब 32 के से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 32 से थोड़ी बड़ी संख्या ये 45 है, तो 45 लिखो। कितनी बार आ रहा है 45, 1 और 2 और 3 के बाद 3 बार 45 आ रहा है, तो बारंबारता कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके बाद 45 से थोड़ा बड़ा अंक लो, 45 से सब थोड़ा बड़ा अंक कौन सा है, 48 है, तो 48 ले लिया। 48, इसमें 48 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 6 बार आ रहा है, तो बारंबारता कितनी हो गई, 6 हो गई। अब नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे भी प्रेक्षण और बारंबारता लिख लेता हूँ। प्रेक्षण
और बारंबारता। 48 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, इससे थोड़ी बड़ी संख्या? 48 के बाद आ जाएगी ये आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 48 के बाद 55 आ रहा है। तो 55 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार आ रहा है। 55 कितनी बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है। इससे आगे आप देखिए 55 के बाद इससे 55 से बड़ी संख्या कौन सी है? 55 से बड़ी संख्या यहाँ पे 60 के अलावा कोई है क्या? हाँ 60 है। तो अब प्रेक्षण 60 आ जाएगा। 60 कितनी बार आ रहा है? 1 1 2 के बाद 3 4 और 5। 60 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। अब ये हो गया। अब 60 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है? 60 से बड़ी संख्या अब ये 65 ही दिख रहा है। तो 65 लिख लो। प्रेक्षण कितना है? 65 कितनी बार आ रहा है वो देखो। 1 2 के बाद ये 65 सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो 65 सिर्फ 2 बार आ रहा है। बारंबारता कितनी? 2 आ जाएगी। अब 65 से थोड़ी बड़ी संख्या लो। 65 से बड़ी संख्या कौन सी है? 75। हाँ 75 ही है। तो 75 को ले लिया। अब 75 कितनी बार आ रहा है वो देखिए। 1 बार आ रहा है, 2 बार और 2 के बाद 2 बार ही आ रहा है 75। तो 2 लिख लिया। अब 75 से बड़ी संख्या कौन सी है? 75 से बड़ी संख्या 80 के समथिंग तो कोई है नहीं। अब तो 90 ही दिख रहा है। तो 90 लिख लो। प्रेक्षण 90 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 1 बार ही दिख रहा है। 1 बार है। तो बारंबारता कितनी आ गई? 1 आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये प्रेक्षण आ गया, ये बारंबारता आ गई। अब 2 को हम किस टाइप से दर्शाते हैं? अब इसको हम किस टाइप से दर्शाते हैं वो देखिए। 2 को हम इस टाइप से 1 2 इस टाइप से दर्शाते हैं। 3 को 1 2 3 इस टाइप से दर्शाते हैं। इस 3 को 1 2 3 ये हो गया। 6 को किस टाइप से दर्शाते हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6 इस टाइप से दर्शाते हैं। अब 11 को किस टाइप से दर्शाएंगे? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10 और 11 इस टाइप से दर्शाते हैं। 5 को 1 2 3 4 और 5। 2 को 1 2 2 को 1 2 1 को 1। तो इस टाइप से ये दर्शाते हैं। तो ये हमने खंडित आवृत्ति बंटन सारणी बना ली। ये प्रेक्षण है, एक तरफ बारंबारता है और ये इसको कैसे बारंबारता के रूप में जो आवृत्ति सारणी होती है उसमें किस टाइप से प्रदर्शित करते हैं? तो इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया कि इस प्रेक्षण क्या होता है, बारंबारता क्या होती है और उसे किस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी खंडित आवृत्ति बनकर आवृत्ति की सारणी बनकर हमारे पास तैयार हो गई। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल समझ में आ गया या एक बार मैं वापस समझाऊं? देखो इस सवाल को एक बार वापस समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझ लीजिए। एक विद्यालय के 35 छात्रों के गणित में निम्न प्राप्तांक है। इनके आधार पर एक खंडित आवृत्ति बंटन बनाई है। ये हमें ये प्रेक्षण दे रखे हैं। ये एक कक्षा में 35 स्टूडेंट्स है और इनके एक एग्जाम में कितने कितने नंबर आए हैं उसकी एक सारणी बनानी है। जो 30 नंबर आने वाले स्टूडेंट्स को की संख्या कितनी है? 2 है। 32 नंबर आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 3 है। 45 नंबर आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 3 है। 48 नंबर आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 6 है। 55 नंबर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 55 नंबर आए? तो 11 स्टूडेंट ऐसे जिनके 55 नंबर आए। 60 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो 5 स्टूडेंट है। 65 नंबर वाले स्टूडेंट कितने? 2 स्टूडेंट है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 75 नंबर आए? तो 2 स्टूडेंट के 75 नंबर आए। 90 नंबर कितने स्टूडेंट के आए? तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जिनके 90 नंबर आए। तो उसे सारणी के रूप में इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। सारणी के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए। 30 छात्रों के सांख्यिकी में निम्न प्राप्तांक है। इनके आधार पर
10-10 के वर्ग अंतराल वाली समावेशी व अपवर्ज्य अखंडित आवृत्ति श्रेणी बनाई है। यहाँ पे हमें आवृत्ति की एक सारणी बनानी है, वो भी सारणी कितनी बनानी है? 2 बनानी है। कौन कौन सी? एक तो समावेशी की सारणी बनानी है और एक अपवर्ज्य की सारणी बनानी है। अब इसलिए मैंने आपको 3 प्रकार की मैंने सारणी आपको बना के दिखाई थी कि अपवर्ज्य की सारणी किस तरह से बनेगी, समावेशी की सारणी किस तरह से बनेगी, और जो खंडित आवृत्ति बंटन की सारणी बनती है वो किस टाइप से बनेगी। वो सब कुछ मैंने बेसिक क्लास में पहले इसीलिए बताया था क्योंकि आप जब सारणी बनेगी तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि आपको जो अपवर्ज्य सारणी कैसे बनती है और समावेशी सारणी कैसे बनती है ये अभी आपको पता नहीं है, तो आप पहले जो 2 क्लासें हो गई है स्टैटिक्स की, तो उन क्लासों को देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले अपवर्ज्य की सारणी बनाएंगे। देखो समावेशी के बना लेते हैं, पहले समावेशी लिखा है तो समावेशी की सारणी बना लेते हैं। समावेशी में क्या होता है कि जैसे, चलो मैं सारणी बना लेता हूँ, पहले समावेशी की सारणी बना लेता हूँ। समावेशी की सारणी बनेगी, एक तरफ इधर समावेशी की बनेगी और इधर अपवर्ज्य की बना लेंगे। अपवर्ज्य समावेशी अब निम्नतम कहाँ से शुरू हो रहा है? ये निम्नतम 4 है तो 10-10 का हमें अंतराल लेना है, तो 10-10 का अंतराल ले लेते हैं। तो उच्चतम सीमा कौन सी है? तो उच्चतम सीमा है यहाँ पे, सबसे उच्चतम सीमा कौन सी आ रही है? यहाँ पे सबसे उच्चतम सीमा 47 आ रही है, इसलिए 50 तक की सारणी हमें बनानी है। तो 0 से 10 का अंतराल ले ले, एक तरफ प्रेक्षण लिख लो, दूसरी तरफ बारंबारता। 0 से 10 का अंतराल लिख लिया, फिर 10 से ये समावेशी सारणी में क्या होगा? यहाँ पे 10 आ गया लेकिन यहाँ पे 10 नहीं आएगा। समावेशी सारणी में यहाँ पे इससे नेक्स्ट अंक से शुरू होता है। फिर 11 से 20 का अंतराल हो जाएगा, फिर 21 से 30 का अंतराल हो जाएगा, फिर 31 से 40 का अंतराल हो जाएगा और इसके बाद 41 से 50 का अंतराल हो जाएगा। समावेशी की सारणी इस टाइप से बनेगी। कैसे बनेगी? मैंने समावेशी की सारणी पहले भी मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे वर्ग का जो अंतराल है वो 10-10 का अंतराल सभी में समान रहेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे 10 आया है तो इससे नेक्स्ट अंक से यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे 20 आया तो यहाँ पे वापस 20 नहीं आएगा। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट अंक कौन सा? 31। यहाँ पे 40 है तो इससे नेक्स्ट अंक कौन सा? 41। तो 41 से सारणी शुरू होगी। लेकिन अपवर्ज्य में क्या होगा? अपवर्ज्य में जो यहाँ पे अंक आएगा वही अंक यहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी लिख लेते साथ साथ में सारणी, जैसे या बाद में बना ले, एक बार इस सारणी को कंप्लीट कर ले और इसके बाद इस सारणी को देखेंगे। ये 0 से 10, अब 0 से 10 के बीच में आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। छात्रों की संख्या कितनी है? जैसे 0 से 10 के बीच में कितने छात्र आ रहे हैं, मतलब कितने छात्र के प्राप्तांक आ रहे हैं 0 से 10 के बीच में देख लेते हैं। 0 से 10 के बीच में यहाँ पे क्या आपको 10 तक मतलब 10 भी लेना है, यहाँ पे 10 भी लेना है तो यहाँ पे ले लोगे। यहाँ पे 4, 1 आ गया और 1 के बाद ये भी लेना है तो 2 आ गया। 2 के बाद 2 ही आए क्या? एक बार सारणी को वापस देखना। यहाँ पे 0 से 10 मतलब आपको 10 भी लेना है, तो 10 भी लेना है तो ये 1 के बाद आएगा 2 के बाद आएगा 3 के बाद ये 3, तो बारंबारता कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यहाँ पे 11 से 20 के बीच अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो देखो। 11 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 के बाद 2 के बाद 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 8 और 9 और ज़्यादा आने चाहिए 9। एक बार इसको ध्यानपूर्वक करना। एक स्टूडेंट आ रहा है, देखो 11 से 20 के बीच में आपको लेना है तो ये 1 के बाद आ रहा है 2 के बाद आ जाएगा 3 के बाद 4 के बाद 5
6 और 7, 20 को भी तो लेना है, 20 को भी तो लेना है क्योंकि 20 आ रहा है, तो 7, 7 और 8, 8 और 9, 10, 10 और 11 और 12, कितने 12, 12 के प्राप्तांक आ रहे हैं। 11 और 20 के बीच में कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। अब 21 से 30 के बीच में कितने प्राप्तांक आ रहे हैं वो देखो, 21 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के प्राप्तांक आ रहे हैं, 21 से 30 के बीच में, तो 21 से 30 के बीच में देखो 21 से 30 तो 1 और 2, 2 के बाद 3, क्योंकि यहाँ पे 30 भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे 30 है नहीं तो 30 यहाँ पे ही लेना है आपको। 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आ जाएगा, 4 के बाद ये 5, 5 और 6, 6 7, 7 और 8 9 10 और 11, 11 स्टूडेंट के प्राप्तांक आ रहे हैं। अब 31 से 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, 31 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के प्राप्तांक आ रहे हैं वो देखो, 31 से 40 के बीच में, 31 से 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 3 ही है तो 3 लिखो। अब 41 से 50 के बीच में कितने, 41 से 50 के बीच में, 41 से 50 से के बीच में 1 और 1 के बाद है बस 1 ही है तो 1 लिख लो। अब यहाँ पे 3 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। 12 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 11 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 3 को 1 2 3 और 1 को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब अपवर्जी में देखो, अपवर्जी में क्या हो जाएगा, अपवर्जी में सारणी किस तरह से बनेगी, सारणी किस तरह से बनेगी, जैसे 0 से 10, फिर यहाँ पे जो अंक लिखा है वो यहाँ पे आएगा, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पे क्या होगा, जो उच्चतम सीमा है उसे नहीं गिना जाता है, जो उच्चतम सीमा उसे नहीं गिना जाता है। यहाँ पे आपको उच्चतम सीमा को नहीं गिनना है, तो उच्चतम सीमा नहीं गिनना है तो ये सारणी कैसे बनेगी, यहाँ पे 0 से 10 के बीच में आने वाले प्राप्तांकों की संख्या कितने, 0 से 10 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन आपको 10 नहीं गिनना है। 0 से 10 के बीच में 1, 1 के बाद आ रहा है, ये 10 नहीं गिनना है, 10 गिन मत लेना, 10 गिन मत लेना, 10 यहाँ पे गिना जाएगा, क्योंकि मैंने अपवर्जी के 2 पॉइंट लिखे थे, समावेशी के भी 2 पॉइंट लिखवाए थे और अपवर्जी के भी 2 पॉइंट लिखवाए थे। क्या लिखवाया था, अपवर्जी में उच्चतम सीमा को नहीं गिना जाता है, तो यहाँ पे उच्चतम सीमा कितनी है, 10 है, तो 10 को नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे 1, 1 के बाद आ जाएगा ये 2 और 2 के बाद आएगा 2 ही आ रहा है क्या, हाँ 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे बारंबारता कितनी 2 आ जाएगी। अब 10 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 10 गिना जाएगा लेकिन 20 नहीं गिना जाएगा, 10 गिना जाएगा लेकिन 20 नहीं गिना जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 से 20 के बीच में तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 और 5 6, 6 और 20 को गिनना मत, 20 को गिनना मत क्योंकि 20 अगले में गिना जाएगा। 6 और फिर 6 के बाद आ जाएगा 7, 7 और 8, 8 और 9, कई अंक छूट तो नहीं गया, एक बार वापस गिन लो, वापस गिन लो। 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आपको गिनना है, तो ये 1, 1 के बाद 2, 2 और 3, 3 4, 4 और 5 6, 6 7, 7 और 8, 8 और 9,
9 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप 9 लिख लो, 9 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 9 लिख लो। ये टोटल भी होना चाहिए, अगर गलत हो तो आप देख लेना। ये 12, ये टोटल ये 30 छात्र है तो 30 इसकी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे 30 हो रही है या नहीं हो रही है, वो देख लेते। 3 और 1 4, 4 और ये 15, 15 और 15 30, ये हो गए। यहाँ पे 2 9। अब 20 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं वो देख लो। 20 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 20 और 30 के बीच में एक आप ये भी कर सकते हो कि काटते जाओ। देखो अब मैं यहाँ पे गलती होने की संभावना ऐसा लग रहा है तो आप काट लो, क्योंकि काटते ही आपको पता चल जाएगा। 0 से 10 के बीच में कितने आ रहा है? तो 0 से 10 के बीच में 1 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 2, ये आ रहा है। अब 10 से 20 के बीच में कितने आ रहा है? एक तो ये आ रहा है और 1 और 2 और फिर 3 के बाद आ रहा है 3 के बाद 4 के बाद 5 6 के बाद 7 8 9 आ रहा है तो 9 लिख लिया। अब 20 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं छात्र? ये देखो 20 और 30 के बीच में एक के बाद 30 को अभी नहीं गिनना है, 30 को अभी नहीं गिनना है। एक के बाद 2 और 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 20 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? 11 और ये भी आ रहा है 12, ये भी आ रहा है तो 12। तो ये 20 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? तो 12 आ रहे हैं, 12 प्राप्तांक आ रहे हैं, 12 स्टूडेंट के प्राप्तांक आ रहे हैं। अब 30 और 40 के बीच में कितने के आएंगे? 30 और 40 के बीच में 1 2 और 3 और 4 और फिर 4 और 5, तो 5 के आ रहे हैं। कितने आ रहा है? 5, तो 5 लिख लेंगे। अब 40 और 50 के बीच में कितने के प्राप्तांक आ रहे हैं? 40 और 50 के बीच में 40 और 50 के बीच में ये 1 आ रहा है, 1 के बाद 1 ही आ रहा है। अब यहाँ पे 10 छूट गया तो 10 किस में? 10 तो इसमें आ रहा था, तो यहाँ पे 9 संख्या तो ये क्या हो जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये अब यहाँ पे मेरी गलती हो गई, तो ये गलती मेरी पकड़ में आ गई। तो इस तरह से काट लोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं काटोगे तो नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे ये मेरी गलती भी मुझे पता नहीं चला था, लेकिन ये मैंने काटना शुरू किया तो मुझे पता चल गया। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। देखो आपको आपकी गलती तुरंत पता चल जाएगी। यदि आप ऐसे बहुत सारी संख्या दे रखी है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी संख्या किस में आएगी, तो आप काटना शुरू कर लो। तो काटोगे तो लास्ट जो बचेगी वो संख्या कहाँ सेट हो जाएगी वो आपको पता चल जाएगा, वरना नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि इतनी सारी संख्या है तो कौन सी संख्या कहाँ सेट करनी पड़ेगी वो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे 2 को 1 2 ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 10 को 1 2 3 4 और 5, और 10 को 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 10 हो गए। 12 को प्रदर्शित करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। 5 को 1 2 3 4 और 5, 1 को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको सारणी बनानी है और आपको कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। वरना देखो गलतियां होने की संभावना रहती है, लेकिन आप यदि इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे, यदि 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखो, आप खुद भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट उठा के वापस से सवाल करो, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान होने लगेगी। वरना आपको मतलब ऐसी चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे अपवर्जी की सारणी बनाना और समावेशी की सारणी बनाना। अपवर्जी में किस तरह से वर्ग अंतराल बनेगा, समावेशी में किस तरह से वर्ग अंतराल बनेगा वो पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वापस समझ ले। 30 छात्रों की सांख्यिकी में निम्न प्राप्तांक है, इनके आधार पर 10-10 के वर्ग अंतराल वाली समावेशी और अपवर्जी अखंडित
आवर्ती श्रेणी बनाइए। ये हमें पूछा है कि समावेशी और अपवर्जी सारणी बनाने के लिए हमें बोला था। तो ये समावेशी की सारणी इस तरह से बनेगी, अपवर्जी की सारणी इस तरह से बनेगी। समावेशी में जो वर्ग अंतराल 10-10 का अंतराल है, तो यहाँ पे सभी में 10-10 का अंतराल है, यहाँ पे भी 10-10 का अंतराल है, लेकिन सारणी किस टाइप से बनेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारणी बनेगी, समावेशी में सारणी कैसे बनती है, 0 से 10 की। अब यहाँ पे 10 वापस नहीं आएगा, संख्या वापस रिपीट नहीं होगी। अब इससे नेक्स्ट अंक से शुरू होगा 11 से 20, अब इसका नेक्स्ट अंक 21 से 30, अब इसका नेक्स्ट अंक 31 से 40, अब इससे नेक्स्ट अंक 41 से 50। इस तरह से इसमें सारणी बनेगी। अपवर्जी में सारणी किस टाइप से बनेगी, तो अपवर्जी में सारणी बनेगी जैसे 0 से 10, तो यहाँ पे 10 से ही वापस रिपीट होगा, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बात है कि यहाँ पे जो अपवर्जी है इसमें उच्चतम सीमा नहीं गिनी जाती है, निम्नतम सीमा गिनी जाती है। यहाँ पे 10 नहीं गिना जाता है, 10 इसमें गिना जाता है। ये 20 यहाँ पे, तो 20 यहाँ पे गिना जाता है, इसमें नहीं गिना जाता है। और यहाँ पे समावेशी में क्या होता है, तो यहाँ पे 10 तक ही है, 10 इसमें नहीं दे रखा है, तो 0 से 10 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं को यहाँ पे गिना जाता है। यहाँ पे 11 से 20 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं को गिना जाता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। बाकी मतलब आप ये सब कुछ, तो ये बारंबारता भी आप लिख लोगे, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आप लिख लोगे, ये भी कर लोगे। लेकिन आपको समावेशी की सारणी किस टाइप से बनेगी और अपवर्जी की सारणी किस टाइप से बनेगी वो याद आना चाहिए। अब ना आगे देखिए, और मैंने आपको संचयी बारंबारता के बारे में भी बताया था। जैसे संचयी बारंबारता के बारे में मैंने किस टाइप से बनाया था, जैसे आप संचयी बारंबारता किस टाइप से निकालते हैं वो देखना। जैसे यहाँ पे प्रेक्षण लिख लो, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लो, यहाँ पे प्रेक्षण, यहाँ पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को एफ से दर्शाते हैं, प्रेक्षण को एक्स से दर्शाते हैं, और संचयी बारंबारता को सी एफ से दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे प्रेक्षण दे रखे, जैसे 3, 5, 6, 7, इस टाइप से कुछ भी प्रेक्षण दे रखे, और आपको फ्रैक्शन दे रखा है जैसे 6, 5, 10, 4, और आपको सी एफ निकालना है। तो आप सी एफ कैसे निकालोगे, आपको सी एफ निकालना है, तो आप सी एफ कैसे निकालोगे, तो सी एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये 6 है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 कम वाली माननी है सारणी, 6 कम वाली माननी है। तो कौन सी, ये 6 है तो 6 एज इट इज आ जाएगा। 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह से आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता आपको इस तरह से निकालनी है, जैसे 6 है तो 6 एज इट इज आ गया, 6 और 5 जोड़ोगे तो 11 आ गया, 11 और 10 जोड़ोगे तो 21 आ गया, 21 और 4 जोड़ोगे तो 25 आ गया। तो इस तरह से यह संचयी बारंबारता निकलेगी। अब सवाल देखिए, बारंबारता बंटन सारणी इस प्रकार से है। हमें बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, ये प्रेक्षण दे रखे, फ्रैक्शन भी दे रखे, और सी एफ। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड ए बी का मान क्या होगा ये हमें पूछा है कि एक्स वाई जेड और ए बी का मान क्या होगा, इसका, इसका और इसका, और ये मान क्या होंगे ये हमें याद करना है। तो ये आपको सी एफ, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि सी एफ कैसे निकालते हैं, तो आप सी एफ निकाल लो, और ये भी तो आप निकाल लोगे। किस टाइप से करना है देखिए, यहाँ पे 5 है तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 5 है तो 5 एज इट इज लिख लोगे, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। 5 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 4 15, तो ये 15 आ जाएगा। और 15 में मैं यहाँ पे क्या जोड़ूँ कि 25 बन जाए, 15 में मैं क्या जोड़ूँ कि 25 बन जाए, तो 15 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 25 बन जाएगा। तो 15 में मैं 10 जोड़ूंगा तो 25 बन जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 15 और 10 25 बन गया। अब 25 में मैं क्या जोड़ूँ कि 31 बन जाए, ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 में क्या जोड़ूँ कि 31 बन जाए, तो मैं 25 में 6 जोड़ देता हूँ तो ये 31 बन जाएगा। 25 में 6 जोड़ा तो 31 बन गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 5 आ गई, वाई की वैल्यू 11 आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और ए की वैल्यू 10 आ गई, और बी की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरह से ये मान निकला। तो आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो आपको पता चल गया होगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी। जैसे आपको प्रेक्षण दे रखे थे, फ्रैक्शन भी दे रखे थे, और सी एफ हमें ज्ञात करना था। तो सी एफ ये 5 है तो 5 एज इट इज आ जाएगा।
5 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 और 4 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। 15 में मैं कितना जोड़ूँ कि 25 बन जाए। अब हमें ये दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 15 में मैं कितना जोड़ूँ कि 25 बन जाए। 15 में मैं 10 जोड़ूंगा तो 25 बन जाएगा। अब 25 में मैं कितना जोड़ूँ कि 31 बन जाए। तो 25 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 31 बन जाएगा। 25 में 6 जोड़ूंगा तो 31 बन जाएगा। तो इस तरह से ये CF निकलेगा। तो एक्स वाई जेड और AB के मान ये इस टाइप से निकलेंगे। अब आगे देखिए, आगे सवाल दे रखा है कि छात्रों की संख्या जिन्होंने परीक्षा में अंक प्राप्त किए निम्नलिखित है। अंक हमें ये दे रखे 0 से 5 बारंबारता दे रखी है। अब सवाल पूछ रहा है कि 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता क्या है। 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता क्या है। तो इस टाइप के सवाल मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि ये सवाल कैसे करना है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। ये सवाल पूछ रहा है कि 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता क्या है। तो 15 से कम अंक, 15 से कम अंक, तो ये सभी 15 से कम अंक है। ये यहाँ से तो फिर ये 15 से ज़्यादा है, ये भी 15 से ज़्यादा है। हमें पूछा है 15 से कम अंक, तो 15 से कम अंक में ये सभी आ जाएंगे। 15 से कम अंक में ये सभी आ जाएंगे। तो ये 15 से कम में आप ये देख लो तो टोटल कितना हो रहा है। ये तो 15 से ज़्यादा की सारणी है। 15 से 20 और 20 से 25, ये तो 15 से ज़्यादा हो गई। 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता पूछिए तो ये 15 से कम है, ये भी 15 से कम है, और ये भी 15 से कम है, और ये 15 से ज़्यादा हो गया, ये 15 से ज़्यादा हो गया। हमें 15 से कम का पूछा है तो ये सभी गिना जाएगा। 15 से कम में ये सभी गिना जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 10, 10 और 9 19, और 19 और 2 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे संचयी बारंबारता भी CF भी निकाल के देख सकते हो। तो CF में यहाँ पे मान आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि CF में आपको ये यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 और 9 जोड़ोगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 और 10 21 बन जाएगा। और फिर 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 बन जाएगा। फिर 28 में ये जोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये CF में डायरेक्ट ये सामने दिख जाता है। लेकिन आपको ये इस तरह से 2 ही सारणी बना के दी हो, प्रेक्षण दे रखे हो और फ्रैक्शन दे रखे, तो आपको CF आपको खुद को निकालना है। यदि नहीं निकालो तो इस तरह से आपको देखने आना चाहिए। ये 15 से कम, तो 15 से कम में ये भी 15 से कम है, ये भी 15 से कम है, और ये भी 15 से कम है। तो 9 और 10 जोड़ो तो 19, 19 और 2 जोड़ो तो 21। तो 21 इसका आंसर आ गया। 21 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है कि 10 और उससे अधिक, 10 और उससे अधिक, 10 और उससे अधिक, या फिर ऐसे भी बोल सकता है 9 से अधिक। 9 से अधिक तो 10 होता है, तो लेकिन 10 तो यहाँ पे ही गिना जाता है। तो यहाँ से सारणी को शुरू करना है। अंक की संचयी बारंबारता क्या है, तो 10 से अधिक की संचयी बारंबारता। तो 10 से अधिक की, ये भी 10 से अधिक की है, ये भी 10 से अधिक की है, ये भी 10 से अधिक है। ये 10 से कम की आ गई, ये 10 से अधिक की है। तो 10 से अधिक की कितनी आ गई, ये 10, 10 और 7 17, 17 और 5, 17 और 5 कितना हो गई, 22 हो गए। 17 और 5 22। तो ये बारंबारता कितनी हो गई, 22। तो 22 इसका आंसर आ गया। 22 इसका आंसर आ गया। सवाल बोल रहा था कि 10 और उससे अधिक, तो 10 और उससे अधिक अंक की संचयी बारंबारता क्या है। संचयी बारंबारता, यहाँ पे भी संचयी बारंबारता, तो आप चाहो तो यहाँ पे संचयी बारंबारता की सारणी बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 लिख लो, 2 और 9 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 और 10 जोड़ोगे तो ये 21 हो जाएगा। और 21 और 7 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। और 28 और ये 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये 28 और 5 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता क्या है, तो 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता 21 है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट देख लो 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता कितने, 21 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 से अधिक अंक की संचयी बारंबारता कितनी है, तो 10 से अधिक अंक की, तो 10 से अधिक अंक कौन से है, ये भी 10 से अधिक है, ये भी 10 से अधिक है, ये भी 10 से अधिक है। तो टोटल कितना हो गया, 10 और ये 7 17, 17 और 5 22। तो 22 इसका आंसर आ गया। ये 22 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या पूछ रहा है, जब प्राथमिक समांकों या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो वह कहलाती है। जब प्राथमिक समांकों या आंकड़ों, देखो ये थ्योरी वाले पार्ट से ये सभी सवाल है। अब जो सवाल है लगभग 6-7 सवाल है, 7 सवाल है, वो सभी थ्योरी वाले
पार्ट से मैंने उठाई हुई है, क्योंकि मैंने थ्योरी की एक क्लास ली थी, उसमें मैंने सभी थ्योरी बता दी थी कि थ्योरी के कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको थ्योरी की क्लास को भी देखना आवश्यक है। जो पहली क्लास थी स्टैटिक्स की, जो पहली क्लास थी वो थ्योरी की क्लास थी। मैंने थ्योरी सारी की सारी बता दी है कि थ्योरी से कैसे सवाल उठते हैं वो। तो ये थ्योरी वाले सवाल है। तो ये देखो, जब प्राथमिक समांकों या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? जो नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो बहुगुणी, नहीं गलत। सरल सारणी कहलाती है, नहीं गलत। मौलिक सारणी कहलाती है, हाँ ये राइट, मौलिक सारणी कहलाती है। जो नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मौलिक सारणी कहते हैं। जब प्राथमिक समांकों या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो वह मौलिक सारणी कहलाती है। कौन सी सारणी? मौलिक सारणी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपको कुछ बता दें, जैसे प्राथमिक आंकड़े होते हैं और मौखिक आंकड़े भी होते हैं। ये मौलिक या शायद मौखिक सारणी हो सकती, नहीं मौलिक ही राइट है, मौलिक सारणी राइट है। जैसे प्राथमिक आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? मौखिक आंकड़े भी बोलते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को हम मौखिक आंकड़े भी बोलते हैं। अब आंकड़ों का संग्रहण कितने प्रकार से होते हैं? तो आंकड़ों का संग्रहण 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? पहला तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक आंकड़ों को हम मौखिक आंकड़े भी बोलते हैं और आंकड़ों का संग्रहण 2 तरह से किया जाता है, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, ये भी पूरा थ्योरी का पोर्शन है। निम्न में से क्या द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है? द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा गया। तो द्वितीयक पत्र पत्रिकाएं में जो आंकड़े छपे होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आता है। ये तो द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े का स्रोत नहीं है ये पूछा है। तो ये पत्र पत्रिका तो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आता है। सरकारी प्रतिवेदन भी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, ये तो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। तो कौन सा नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, ये भी द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आता है। सवाल में पूछा गया था कि द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ये पूछा गया था। तो व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। जबकि पत्र पत्रिका द्वितीयक आंकड़े में आते हैं, सरकारी प्रतिवेदन द्वितीयक आंकड़े में आते हैं, इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े ये भी द्वितीयक या गौण आंकड़ों में आते हैं। लेकिन व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे ये प्राथमिक आंकड़ों में आता है, ये प्राथमिक आंकड़ों में आता है। अब आगे देखिए, वर्गीकरण का उद्देश्य है। वर्गीकरण का क्या उद्देश्य, यह हमें पूछा है। वर्गीकरण का उद्देश्य है, तो वर्गीकरण का क्या उद्देश्य? तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, ये तो राइट है। तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, ये वर्गीकरण का उद्देश्य है। समानता व असमानता को स्पष्ट करना, ये भी राइट है। पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, ये भी तो राइट है। उक्त सभी, ये राइट है। मतलब वर्गीकरण का क्या उद्देश्य? तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, ये तो राइट है। उसको मतलब तथ्यों को सरल बनाना और संक्षिप्त बनाना, ये राइट है। समानता व असमानता को स्पष्ट करना, ये भी सही है। पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, ये भी सही है। मतलब सभी आंसर राइट है, इसके सभी आंसर राइट है। जो थ्योरी की जो क्लास थी, मैंने फर्स्ट क्लास में सभी थ्योरी बता रखी है, तो आप वो क्लास देख ले तो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि मध्य मूल्य, यह हमें दे रखा है और आवृत्ति दे रखी है। उपरोक्त श्रेणी है, ये श्रेणी कैसी श्रेणी है, ये हमें पूछा है। तो ये श्रेणी कैसी है कि व्यक्तिगत श्रेणी है? नहीं, व्यक्तिगत थोड़ी है, ये तो गलत है। खंडित श्रेणी है, हाँ ये खंडित श्रेणी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो वर्ग अंतराल में थोड़ी दे रखे, एग्जैक्ट आंकड़े दे रखे। यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे वो एग्जैक्ट दे रखे हैं, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, ये एग्जैक्ट आंकड़े दे रखे, तो ये राइट होगा। अखंडित श्रेणी, ये गलत है, अखंडित थोड़ी है। काल श्रेणी, ये भी गलत है। अब खंडित श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी को हम असमूहित श्रेणी भी बोलते हैं, असमूहित श्रेणी भी बोलते हैं, या फिर असतत श्रेणी भी बोलते हैं। यह खंडित की जगह असमूहित होता तो भी राइट होता, असतत होता तो भी राइट होता। अब नेक्स्ट देखिए,
वर्गीकरण सारणीयन कौन सा चरण है? वर्गीकरण सारणीयन का कौन सा चरण है? वर्गीकरण जो हम वर्ग अंतराल लिखते हैं वो तो सारणी का फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण है। फिर तो फ्रैक्शन आता है और फिर CF आता है। तो वर्गीकरण है वो सारणी का कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण है। अब आगे देखिए, एक वर्ग का मध्य बिंदु निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक वर्ग का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? देखो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, तो उच्चतम सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, इससे हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो यहाँ पे अपर सीमा व अधर सीमा घटाकर, ये गलत है, भाग कौन देगा? ये गलत है। अपर सीमा और उधर सीमा जोड़कर, ये गलत है। अपर व अधर सीमा के अंतर को 2 से भाग देकर, 2 से भाग देकर अपर व अधर सीमा के अंतर को, अंतर थोड़ी, यहाँ पे बीच में तो प्लस हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। अपर व अधर सीमा को जोड़कर, अपर व अधर सीमा को जोड़कर 2 से भाग देकर, ये राइट है। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देकर हम मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो अपर व अधर सीमा को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ये इसका राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यथासंभव एक सतत आवृत्ति बंटन की रचना निम्न प्रकार से के वर्गांतरों के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? समान वर्गांतर। हाँ, समान वर्ग। जैसे हम अंतराल बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये समान अंतराल, यहाँ पे 10-10 का ही तो अंतराल है, यहाँ पे भी 10 का अंतराल है, यहाँ पे भी 10 का। असमान अंतराल गलत, खुले सिरे वाले अंतराल ये भी गलत, किसी भी प्रकार से नहीं, ये भी गलत। लेकिन समान वर्गांतराल ये राइट है। समांकों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। समांकों को किस तरह से प्रदर्शित करता है? सारणियों द्वारा। हाँ, सारणी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आरेखीय आरेख बनाकर भी हम प्रदर्शित करते हैं। बिंदु रेखा चित्रों द्वारा, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तीनों विधियों द्वारा, ये राइट है, ये राइट है। तो सारणियों द्वारा भी हम आरेख को प्रदर्शित करते हैं, चित्रों द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, बिंदु रेखा द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। कल हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे माध्य, और दूसरा पढ़ेंगे माध्यक, और तीसरा पढ़ेंगे बहुलक। पहला माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।